हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू टॉपिक के साथ कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं, वो सब दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। लेकिन आज इस वीडियो में जस्ट हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि मेन एसेंशियल्स कौन होते हैं। जैसे कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ जुडिशरी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अक्सर वेरी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस होता है। तो जनरली बड़ी सिंपल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपरली नोट्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे जो मेन एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि किन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दोस्तों, चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं आगे हम के इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स। फर्स्ट एसेंशियल्स है टू पार्टीज। टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट there must be two parties and both the parties must be measure of sound mind and should not be disqualified by law. A single person cannot constitute a contract. यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के काफ़ी टाइप्स होते हैं, वॉइडेबल एंड वैलिड। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है, यानी कि कोई भी एक पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टू पार्टीज का होना जरूरी है और जो दोनों पार्टी होंगी वो मेजर होनी चाहिए। मेजर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। दैट मीन्स कि वो 18 ईयर्स की अबव होना चाहिए एज पर द इंडियन लॉ एंड ऑफ साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि वो साउंड माइंड होना चाहिए और किसी भी लॉ में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए। और कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है ऑफर। एन ऑफर इज अ प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफिक टर्म्स फॉर वन पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी विच इज एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी हम जानते हैं जो ऑफर जब दिया जाएगा तभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑफर है एक प्रकार का जो प्रपोजल है जो कि किसी स्पेसिफिक टर्म्स पर एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाता है किसी एग्रीमेंट को करने के लिए, और इसी के थ्रू ही आगे एग्रीमेंट को फॉर्म किया जाता है। यानी कि ऑफर जो है वो पहला स्टेप है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। किसी भी पार्टी को जब ऑफर किया जाएगा अदर को, सेकेंड के द्वारा जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो ऑफर के बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट टू द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एन ऑफर, यानी कि एक्सेप्टेंस जो है किसी भी एग्रीमेंट की जो एक्सेप्टेंस होती है किसी स्पेसिफिक टर्म्स पर, ऑफर पर, उसी को ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। यानी कि जो एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है उन टर्म्स पर जो कि प्रपोजर ने ऑफ दी है, तो देन ऑफर्स डू नॉट हैव टू एक्सेप्टेड थ्रू वर्ड्स, दे कैन बी एक्सेप्टेड थ्रू कंडक्ट्स। यानी कि ऑफर्स को सिर्फ वर्बली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि किसी ने आपको ऑफर एक लेटर के थ्रू किया, आपने सिर्फ जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया थ्रू वर्ड्स, ऐसा नहीं है। उसको आप रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी कंडक्ट के फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इफ समवन प्रपोज टू एक्सेप्ट एन ऑफर बट एक्सेप्ट्स डिफरेंट टर्म्स देन दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑफर दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ काउंटर ऑफर रादर देन एन एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने ऑफर किया है कोई एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी टर्म्स पर, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है बट आपके टर्म्स डिफरेंट हैं, देन वो एक काउंटर ऑफर हो जाएगा। यानी कि जो एक्सेप्टेंस की वाला जो पर्सन है उसके थ्रू से, उनके बिहाफ से भी वो एक प्रकार का न्यू ऑफर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको काउंटर ऑफर कहा जाएगा। द एक्सेप्टेंस मस्ट नॉर्मल बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेटेड की जानी चाहिए ऑफरर को, सिर्फ चुप रहना, साइलेंस रहना जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट मेन एसेंशियल्स है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट अ माइनर, lunatic, idiot and a drunken person cannot enter into a valid contract। यानी कि दोस्तों इसमें बात करिए कैपेसिटी की, यानी कि जो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट में उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी एक माइनर, यानी कि जो जिसकी एज 18 साल से कम है, या कोई पागल है, या फिर कोई ड्रंकन पर्सन है भाई जो नशे की हालत में है, तो वो किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा किया गया एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा।
हम आते हैं फ्री कंसेंट के ऊपर। नेक्स्ट मेन पॉइंट है फ्री कंसेंट, यानी कि उसकी सहमति भी होना जरूरी है। फ्री सहमति मतलब पूर्ण सहमति होना जरूरी है। अगर किसी दबाव में आकर कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अनदर एजेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसेंट ऑफ द पार्टीज विच शुड बी फ्री, यानी कि जिसके बाद जो है एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एजेंशियल्स है वो कंसेंट भी होनी चाहिए पार्टीज की, और साथ ही साथ कंसेंट तो होनी चाहिए बट वो भी फ्री होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 13 टू और मोर पार्टीज आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी को तब कहा जाएगा आपस की सहमति में है जब वो सभी किसी एक मुद्दे को लेकर और एक ही बात पर सहमत होते हैं। अंडर सेक्शन 14 द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, that means coercion, representation, misrepresentation, fraud, undue influence और मिस्टेक। यानी कि दोस्तों सेक्शन 14 में ये बात की गई है कि अगर जो कंसेंट है वो तभी फ्री मानी जाएगी जब इन चीज़ों का उसमें उल्लंघन किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई कोरिजन के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक से अगर कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये इट मीन्स कि किसी भी पार्टी का पूर्ण फ्री सहमति होना जरूरी भी है किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट एजेंशियल है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। An agreement to become a contract should not be an agreement which has been expressly declared void by any law in the country as it would not be enforceable by law। यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ के द्वारा स्पेसिफिकली डिनाई किया गया हो या ऑलरेडी वॉइड किया गया हो। जैसे कि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइड होते हैं जो स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड है, उनकी कोई इन द आइज ऑफ लॉ कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो जस्ट एज एन एग्रीमेंट है इन द आइज ऑफ लॉ। तो एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कोई ऐसा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाना चाहिए जो कि पहले से स्पेसिफिकली या क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ द पॉलिसी। उसको नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यानी कि दोस्तों जो भी आपस में एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उनका ये इरादा होना चाहिए कि हम किसी भी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसी इंटेंशन से किया जाना चाहिए कि हम लाइबल हैं किसी भी एक लीगल बॉन्ड के रिगार्डिंग। इट मीन्स दैट इफ वन ऑफ द पार्टीज फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस देन दैट पर्सन विल बी answerable अंडर द लॉ। यानी कि कोई भी, जैसे सपोज कि दो पार्टी ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के रिगार्डिंग। अब ए ने क्या किया कि सारा पैसा तो पे कर दिया बी को प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, बट बी जो है वो मुकर जाता है पैसा लेने के बाद कि भाई मैं प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा हूँ। तो इट मीन्स कि जो ए और बी दोनों की जो ड्यूटी थी आपस में वो प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करने की थी। तो जब बी जो है प्रॉपर्टी को परचेज करने से, सेल करने से मना कर देगा तो ए की ये ड्यूटी है कि उसको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा और बी को मेंशन करना पड़ेगा इन द कोर्ट कि भाई क्यों और किन रीजन से उसने जो है इस एग्रीमेंट को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए मना किया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पीछे एक लीगल रिलेशनशिप का बॉन्ड बनाने का एक इरादा होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि उचित प्रतिफल होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स अ रीजनेबल इक्विवेलेंट और कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पास्ड ऑन बाय द प्रॉमिसर टू द प्रॉमिसर। यानी कंसिडरेशन एक प्रकार का प्रतिफल है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो कि प्रॉमिसर के थ्रू प्रॉमिसी को ट्रांसफर किया जाना होता है। इट इज समथिंग दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी लॉ में कोई वैल्यू है। इसकी डीप एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कि बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, और सेक्शन 23 में है लॉफुल ऑब्जेक्ट का। तो इसमें कोई भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, दैट इज इट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ और नॉट बी फ्रॉडुलेंट और मस्ट नॉट इन्वॉल्व सिंपली इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मोरोवर इट मस्ट नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मीन्स ये नहीं है कि वो पैसे के फॉर्म में होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है बट वो लॉफुल होना चाहिए।
उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात की गई है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that the object of the contract will not be lawful if it is illegal, defeats the provision of law, fraudulent, immoral or opposed to public policy, causes harm to a person or property। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का जो मेन पर्पस है, एजेंशियल्स है, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि भाई आप किसी का घर जला दीजिए या फिर किसी को मारने के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सब इलीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसीलिए जो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब और सबसे पहले इसमें कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वेजर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सब एक प्रकार का इलीगल है इन द आइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्टली हम इस पे कहेंगे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि एक उस पर जो भी आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो एक लॉफुल उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मारना, किसी को पीटना, चोर बाजारी करना या फिर ऐसा कोई एक्ट करना जो कि क्राइम हो, तो या फिर किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, इमोरल हो, फ्रॉडुलेंट हो, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट भी इसका एक मेन एजेंशियल्स है। तो देखते हैं, तो एक बार दोबारा इनको स्टार्टिंग में इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट्स था टू पार्टीज का होना जरूरी है, उसके बाद एक ऑफर होना चाहिए, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void, intention to create a legal relationship, lawful consideration एंड lawful object। तो दोस्तों ये तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रिगार्डिंग मेन एजेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद करो आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक्स।